हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय भर्ती जो आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम संभवतः मार्च में लिया जाएगा, मार्च 2024 में। फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 1 को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है यानी कि घंटी का निशान है फ्रेंड्स, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स सेट नंबर 1 को आज हम लोग पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 219 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। अच्छा, अगर हम बात करें तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना हाईकोर्ट है और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है, यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन। इनका नाम अवश्य ही ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तो सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए, इसीलिए मैं बोला हूं कि पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाते चलूँगा, ठीक है। व्याख्या सहित सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो देखिए, जो आर्टिकल 71 है यानी कि अनुच्छेद 71 के तहत, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है। कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है और इसका फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी प्रश्न बिहार एसएससी के द्वारा, चाहे वह इंटर स्तरीय परीक्षा हो या स्नातक स्तरीय यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, सचिवालय सहायक का, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए अब तक, मैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर करवाऊंगा। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। चलिए, तीसरा प्रश्न पढ़िएगा कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो फ्रेंड्स, यह निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अच्छा, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में जो है इसको रखा गया है, ठीक है, इसी में निहित है यह। अच्छा, इसको लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने जो है इसको स्पेन से ग्रहण किया है। कहाँ से? स्पेन से। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो आपको याद होगा अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो देखा जाए तो मताधिकार जो है और निर्वाचित होने का अधिकार यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद 326 आपको भलीभांति याद होगा, इसके तहत वयस्क मताधिकार का जो है प्रावधान किया गया है।
यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वयस्क मताधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 326 में। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम याद रखिएगा PUCL वाद, यहां मैं लिख देता हूं PUCL वाद, ठीक है ना, PUCL वाद 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना था, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, और मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है यह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है किस प्रकार से। पहली बात याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह शपथ ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट, यह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और अनुच्छेद 100 यानी कि आर्टिकल 100 का 1 जो है इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत करने का अधिकार होता है। क्लियर। और लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ओम बिरला जी अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपको भलीभांति याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब होता है कि राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसी में रामचंद्र यहाँ पर देखिएगा राजकुमार शुक्ल जी जो है महात्मा गांधी से मिले थे, और यहाँ की जो तीन कठिया प्रथा थी, जो किसान उससे प्रभावित थे, किसान की दुखों को तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और गांधी जी ने स्वीकार किया। और गांधी जी 1917 में चंपारण की इस पवित्र भूमि पर आए थे और तीन कठिया प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और इसको पूर्णतः समाप्त भी किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो ये क्या था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल, अच्छा पहले बताइए कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने रामसर स्थल हैं। टोटल 75 रामसर स्थल हैं, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, भारत का ध्यान रखिएगा, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो उड़ीसा का है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है वही है। और यहाँ पर बिहार का पूछा गया है तो बिहार का कांवर लेक है, कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह 39वां रामसर स्थल बना था भारत का, और बिहार का पहला बना था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, आपको याद भी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर। और यह जो है आदि ऐतिहासिक अथवा कांसीगुइन सभ्यता इसको कहा जाता है। प्रमुख बंदरगाह इसका लोथल और सूतकोटदा था। सूतकोटदा भी याद रखेंगे, लोथल तो आपको याद ही होगा, सूतकोटदा भी आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म ग्रहण किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और जैन धर्म की दीक्षा इसने लिया था किसने, तो भद्रबाहु से लिया था, भद्रबाहु से लिया था। और जैन धर्म की दीक्षा लेकर के इसने श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर सलेखना पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से किसको जाना जाता है, तो यह गांधार कला शैली है।
गांधार कला शैली राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इनका विकास सबसे ज़्यादा हुआ था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। दिल्ली के अमीरों का दमन जो है सबसे पहले किसने किया था, तो यह इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली में अमीरों का दमन किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, इक्ता प्रणाली थी एक, इक्ता प्रणाली, यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था इसने। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसने जो है राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली लाया था। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी, जब इल्तुतमिश शासक बना तो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए टोटल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के मध्य में, मद्रास की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच, 1780 के 84 के बीच, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790-92 के बीच हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था तीसरे के समय में। ठीक है, तीसरे के समय, और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चौथा जो हुआ था 1799 में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली था। और इसी दौरान जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह किसने कहा था, तो यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको याद भी होगा ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि लॉर्ड डफरिन के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के समय जो है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ था, और फाइनली अंतिम रूप से बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डफरिन के समय में। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रेनाडे जी ने किया था 1867 में। एमजी रेनाडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो आय का जो अगर हम सबसे प्रमुख स्रोत कहें तो यह लगान था। क्या था, लगान था। और भू राजस्व दर उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो भू राजस्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो यह फतवा जारी हुआ था 1580 ईस्वी में। जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लगातार कंटेंट आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए यहाँ पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जरूर बताइएगा। चलिए नीचे दिए गए घटनाएं हैं और उनसे तिथि का मिलान करना है। घटना दिया गया और इधर तिथि दिया गया। तो रौलट एक्ट आपको पता है, रौलट एक्ट हो जाएगा आपका 19 मार्च 1919। रौलट सत्याग्रह पूछेगा तो 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, भला ये कौन भूल सकता है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। तो अब मिला लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम बताना है। आरोही क्रम बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत टोटल 7 जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके साथ अपना लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और देखिए ये 7 कंट्री बांग्लादेश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। सबसे कम आपको पता है अफगानिस्तान के साथ करता है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्रम में नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद आपका पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है।
धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला जिला जो है इसमें से नहीं है कौन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है यहाँ पर विंध्यन क्रम की भूस्तरीय रचनाएं पाई जाती हैं, कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्रम की, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चले 23 नंबर प्रश्न यहाँ से आपका प्रश्न पढ़िएगा कि अटल टनल जो है इससे संबंधित कथनों पर विचार करके सही कथन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़िए। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिया गया। सबसे पहले इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ, 9 पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल टनल की, ठीक है। और यह हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, यह पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है ना। और सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 2020 में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल का उद्घाटन भी किया था, तो चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। नर्मदा घाटी जो है यह किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, बताएंगे। नर्मदा घाटी जो है यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है, सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती और नर्मदा, ध्यान रखिएगा ये डेल्टा नहीं बनाती हैं ये नदियाँ। देखिए लॉ एस के क्षेत्र है और राज्य है। यहाँ पर देखिए कुद्रेमुख इस बार पूछा भी गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो यह एक पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है कुद्रेमुख जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक यहाँ पर देखिए हो जाएगा। उसके बाद बादाम की पहाड़ी जो है यह उड़ीसा हो जाएगा, डल्ली राजहारा जो है यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नोआ मुंडी जो है, नोआ मुंडी यह आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो मिला लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3, फिर 4 और फिर 1, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 2, 3, 4, 1 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है। माउंट किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका का सबसे ऊंची यहाँ पर देखिएगा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और यह कहाँ पर है, तो तंजानिया में है, तंजानिया राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका की, ओजस डेल सलाडो है, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिलने है, और यूरोप का एल्ब्रूस है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है। देखिए अगर प्रश्न बने कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अच्छा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है, तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। और देखिए शीतकाल में, यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकाल है, शीतकाल में यह हो जाता है किस प्रकार से, तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। देखिए एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया गया। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद आपको याद होगा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, उसके बाद देखिए किर्गिस्तान की राजधानी जो है यह बिश्केक होगा, और तुर्कमेनिस्तान की अशबागाद होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया 1, 2, 3, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। मुद्रा के अवमूल्यन का, देखिए अवमूल्यन किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश के मूल्य का जानबूझकर के नीचे की ओर समायोजन है, और यह निर्यात में वृद्धि जो होगी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वह क्या है, तो वह है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। आरबीआई से संबंधित कार्य जो है कौन सा नहीं है, तो जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये बिल्कुल आरबीआई के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 3, यानी कि केवल 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई के कार्य बैंक नोट जारी करना, मैंने आपको बता दिया, सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधन करना, भारत का मौद्रिक प्राधिकारी भी होता है यह। चलिए उसके बाद देखिए भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो आपको याद होगा यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। 1961 से 66 तक इसका कार्य था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ठीक है ना, साइमन कुजनेट्स यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान PKRV राव के द्वारा लगाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं, ध्यान रखिएगा। और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स 35 नंबर कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी कि रेगुलेट्स कौन करता है? तो ये रेगुलेट्स जो करता है यह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया? करंट का प्रश्न है, यह दिया है बांग्लादेश को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वृद्धि के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में भेंट किया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित किया है? तो MSP जो है निर्धारित किया है कितना, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर 83 हो जाएगा। ठीक है, 2183 रुपया। ठीक है, चलिए। और केंद्र सरकार वर्तमान में 22 फसलों के लिए MSP प्रदान करती है, 22 क्रॉप्स के लिए। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत किया है किसने? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था, कुल वजन लगभग कितना था? चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनेगा। इसको लॉन्च किया गया था कब? तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को। किस व्हीकल के द्वारा? तो यहाँ पर लिखता हूँ LV-M3-M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे P वीर मुथुवेल। P यहाँ पर लिखता हूँ P वीर मुथुवेल। ठीक है ना। और इसरो के अध्यक्ष जो है ये कौन है, आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम आपको भी याद होगा फ्रेंड्स, क्या थीम था इसका? मनाया जाता है 5 जून के दिन सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनाया जाता है 5 जून के दिन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? दुबराज चावल, और आपको याद होगा मरचा चावल। मरचा चावल बिहार का है और पश्चिम चंपारण जिला में यह होता है। और दुबराज जो है यह छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य और उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा का गुरमीत सिंह नहीं है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और हाल ही में उड़ीसा के भी नए राज्यपाल बने हैं रघुबर दास, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ICC क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था, वर्ल्ड कप 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो भारत में आयोजन हुआ था, विनर ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत उपविजेता रहा था और इसमें टोटल 10 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो अच्छा, महाधिवक्ता के बारे में आपको पता होगा, अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार के PK शाही हैं। उसके बाद देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है 2023 दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में किसे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स यह जॉन फॉसे को दिया गया है, जॉन फॉसे को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में।
अगला प्रश्न हमारा कि नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेबाजा शब्दावली जो है यह संबंधित किस खेल से है, तो यह जूडो से संबंधित है। जूडो यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। प्रोलॉग जो है यह किस पीढ़ी का है, तो प्रोलॉग 5वीं पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोबोल होता है, बेसिक, उसके बाद अलगोल होता है, पास्कल, लोगो, ये सब होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 5वीं पीढ़ी हो जाएगा, यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है रोम में है। कहाँ पर है, रोम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नकटा लोक नृत्य है और इसका संबंध जो है नकटा का महाराष्ट्र से है। नकटा, लेझिम, कोली, ये सब कहाँ का है, कोली भी याद रखेंगे, कोली महाराष्ट्र का है। नकटा, लेझिम, लेझिम भी याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अच्छा, वारली पेंटिंग है एक, वारली पेंटिंग का संबंध भी महाराष्ट्र से है। चलिए, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र निखिल बनर्जी जी बजाते हैं, तो निखिल बनर्जी सितार वादक हैं। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा, पंडित रविशंकर का नाम जरूर। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है ना, और भजन सोपारी का नाम याद रखिएगा, संतूर वादक हैं, भजन सोपारी। और शिव कुमार शर्मा भी संतूर वादक हैं। तो यहाँ पर सितार हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर इसका सितार राइट आंसर है बिल्कुल। चलिए, उसके बाद देखिए डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आपको पता भी है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो देखिए ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस को निर्धारित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अगला प्रश्न हमारा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन के समय, देखिए जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस जो है बनती है, तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 55 पे हमारा यहाँ पर कि देखिए कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, तो कारण इसका क्या है, कोई भी रंग जब परावर्तित कर देगी खुद को तो वह दिखाई देगी, अवशोषित कर लेगी तो ब्लैक दिखाई देगी, तो यह लाल रंग को परावर्तित करता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य होगा, कार्य का मान जो है शून्य किन किन परिस्थितियों में होगा, तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका जब विस्थापन शून्य हो और उसके बाद जब बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी, यानी कि बी और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध के 2 तार R1 और R2 समानांतर क्रम में है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर देखिए समानांतर में आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब सीरीज में हो तो R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य जो होते हैं इसमें किस में होंगे, तो यह आपका रेडियो तरंग में होगा। रेडियो तरंग राइट आंसर होगा। कौन सा इसमें से एक मिश्रण का उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण इसमें से इस्पात होगा। इस्पात मिश्रण का उदाहरण है, तो आपको पता है ना इस्पात जो होता है, इस्पात स्टील, यह मिश्रण है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है यह किसका अयस्क है, तो कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है। इतना तो आपको पता है कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से परमाणु संख्या इसका हीलियम का 2 होता है। ठीक है, और हीलियम सबसे हल्की नोबल गैस भी है,
यह भी आपको पता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? माणिक्य और नीलम। तो देखिए माणिक्य और नीलम जो होते हैं यह रासायनिक रूप से क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख सकते हैं दिया भी गया है। ठीक है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में आपको पता है चांदी होता ही नहीं है इसमें, तो 0% होगा। जर्मन सिल्वर में होता क्या है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है, इसमें चांदी नहीं होता है, तो इसीलिए 0% हो जाएगा। ये प्रश्न बड़ा रिपीट किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो ये तो आपको याद होगा कि पानी की सबसे अधिक होता है। ठीक है, इतना तो आप पहले से जानते हैं। इसमें से पूछा गया है कि इसमें से किसका होगा सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा होगा वो आपका अल्कोहल का होगा। इसमें अल्कोहल का होगा। ठीक है ना। पानी का 1 होता है, अल्कोहल का 0.60 होगा, बर्फ़ का 0.50 होगा। ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो आपका कार्बन का 0.17 होगा। तो इसमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑक्सीकरण के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी का यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा इसका। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है यह किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल रासायनिक युद्ध में किया जाता है और इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया भी गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो रासायनिक युद्ध में हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। तो इसमें से विस्फोटक जो है वो नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक जो होता है उसके रूप में किया जाता है। बाकी ये सब TNG, TNT और पोटेशियम क्लोराइड जो है यह विस्फोटक होता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे नील हरित शैवाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, गर्म रुधिर वाले, ठीक है ना। तो गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। वार्म ब्लडेड इनको कहा जाता है। ठीक है, एक समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है। चलिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है आपका यहाँ पर देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। तो यहाँ पर देखिए सुंदरी जो हो जाएगा, सुंदरी बताइए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा न्यूमेटोफोर। ठीक है ना, न्यूमेटोफोर हो जाएगा 2 नंबर। अमरबेल हो जाएगा आपका चूसन मूल। सिंघाड़ा जो हो जाएगा ये आपका भूमिगत तना, 1 मिनट रुक जाइए। सिंघाड़ा हो जाएगा आपका स्वांगी कारक मूल। ठीक है। सुंदरी हो जाएगा आपका न्यूमेटोफोर, अमरबेल चूसन मूल, सिंघाड़ा आपका स्वांगीकरण मूल और प्याज भूमिगत तना हो जाएगा। तो भूमिगत तना प्याज हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। ठीक है ना, 2, 1, 4, 3 मिला लीजिएगा। चलिए शल्य क्रिया में, यहाँ देखिए शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो होता है यह क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। कूल्हे का जोड़ का हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है इसमें। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे फ्रेंड्स 73 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटी आंत हो जाएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है कि 75 प्रश्न जो होता है जीके जीएस साइंस होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का, और बाकी मैथ रीजनिंग का होता है। इसका 74 का आंसर आप बताइए। 75 प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस में लीवर जो है, यकृत जो है यह प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लीवर यकृत हो जाएगा। अपना स्कोर इन 75 प्रश्न में से बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी देखिए 76 से लेकर के 150 तक में, ठीक है ना, 150 प्रश्न होता है। इसमें मैथ रीजनिंग का प्रश्न है।
पूरा मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, सॉल्यूशन सहित पूरा वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।